सैंक्शन योजना बांध निर्माण को बांध रोको आंदोलन के जरिए से रोकने के इस सभा में मौजूद बांध रोको अभियान के हमारे कर्ता धर्ता अगुवा और हम सबों के बड़े नेता जनाब भाई अलहाज मोहम्मद सुभान साहब, साबिक वजीर हुकूमत बिहार, दाइश पे तशरीफ फरमा मुकामी रुकन असम्बली जनाब भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब, इस प्रखंड के प्रमुख जनाब भाई इम्तियाज साहब, भाई जनाब हमराज साहब और परवेज साहब जो कदवा से तशरीफ फरमा है, आप लोगों को दावत देने में नुमाया रोल अदा करने वाले भाई सबनूर साहब, मुखिया जावेद साहब, MIM के खादिम जनाब भाई नदीम साहब, पूर्णिया की कटिहार की नुमाइंदगी कर रहे जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, दिगर पंचायतों के सभी पंचायत नुमाइंदगान, यहाँ पर मौजूद सभी मेरे भाई और बुजुर्गों, किसानों, हिंदू मुस्लिम साथियों, मेरी माओ बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं आपके चेहरे पे जो उमंग, जो जोश, जो जज्बा, जो यकीन देख रहा हूँ, मेरे दिल में कुछ जज्बात है जो कहना चाहता हूँ कि आंखें तरसती थी जिनके दीदार को हरदम, वो गुल खिले हैं आज मेरे चमन में, आओ मिलके करें आबियारी इस चमन की, फिर न आए खजा कभी इस चमन में। मेरे भाइयों, दरअसल हम और आप एक मुसीबत की घड़ी में बैठे हैं, लेकिन आपका इत्तिहाद, आपका जोशे जोनू, और जैसा कि जनाब भाई हाजी अब्दुल सुभान साहब ने शहादत दी कि बड़े नेताओं की आमद पर भी इतनी तारीखी भीड़ नहीं होती, लेकिन आज ये तारीखी भीड़ हुई है, तो ये इस बात की अलामत है कि सीमांचल के लोग अब जग चुके हैं। सीमांचल के लोग अब सलाम करने के लिए सिर्फ अपना हाथ नहीं उठाते, बल्कि जिन जालिमों ने हमारा हक छीना है उनके चेहरों को तमाचा मारने के लिए भी हम तैयार हो गए हैं। इसलिए ये इनकलाबी भीड़ यहां पर हुई है। मेरा कुर्ता सिएगा दर्जी और नाप लेगा बड़े साहब का, तो कुर्ता फिट होगा क्या? तो मामला ये हुआ है कि महानंदा नदी बेसिन का काम होना है यहां पर, और ठंडे घर में बैठकर AC के कमरे में ये बेईमान किस्म के जो इंजीनियर्स हैं वो योजना बना रहे हैं। जब तक यहां आकर के धूप में वो खड़ा नहीं होगा, यहाँ की रेतों और गलियों में चलेगा नहीं, नदियों के कटाव को नहीं देखेगा, नदियों की बहाव को नहीं देखेगा, तब तक हमारी योजना नहीं बन सकती है। और इन बेईमानों ने, अभी मुखिया जी आपको दिखा रहे थे, फायदा होगा। फायदा किसका होगा? फायदा होगा ठेकेदार का, फायदा यहाँ के लोगों का नहीं होगा। फायदा ये कंपनी का ठिका हुआ है, वो कंपनी है वहां की, हैदराबाद की कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है BSCPL इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद, जिनको अभी 436 करोड़ का फेज वाइज अभी ठेका हुआ है। फायदा होगा इन कंपनियों का, फायदा होगा सत्ता के दलालों का, फायदा होगा ठेकेदारों के बाल बच्चों का, और नुकसान हम सब का। आजादी के 76 साल हो गए, सीमांचल गरीब है, भिखमंगा है, अनपढ़ है, बीमार है, उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण हमारा सैलाब की तबाही है। चूंकि घर बनता है, बह जाता है, खेती हमारी दह जाती है, न जाने कितने हजार हेक्टेयर जमीन मानंदा, परमान और कनकई में हमारे विलीन हो गए। इन बेईमानों ने इन 75-76 सालों में कभी हमारे लिए ये भी नहीं किया। बांध नहीं बांध सकते हैं, आप सुने होंगे, आप चले जाइए साउथ बिहार में, नदियां कम हैं, लेकिन आज आपको सहसराम के इलाके में, कैमूर के इलाके में, वहां जो सोन नदी पर के जरिए से खेतों में पानी पटा गया, धान की खेती सबसे अधिक वहां पर होती है। हजारों करोड़ के बांध बंधे, वहां पर नहरों के जरिए से लोगों के खेतों में पानी पटाया जाता है, और सबसे घनी नदियां हमारे यहां और सबसे सूखी खेत हमारी है, और हमारे खेत में एक बोरिंग भी सरकारी नहीं है जिससे पानी पटा सके। इन बेईमानों को हमारे खेतों के फसल के बारे में फिक्र नहीं है, ठेका के नाम पर लूटने की फिक्र है। मैं आपको गवाही दे रहा हूं, 2006 में मैं MLA था, जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, मानंदा बेसिन का काम तो पहले से था, लेकिन वो फाइल दबी हुई थी। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को अल्लाह गरीब रहमत करे, उस बेचारे ने इस काम को शुरू किया,
और मैं एमएलए था। चूंकि केंद्र से जो भी योजनाएं आती है उसको राज्य सरकार से स्वीकृति और लेनी पड़ती है। रामासरे बाबू कांग्रेस के भी नेता रहे और जदयू में भी वो संसदीय कार्य मंत्री भी थे और जल संसाधन के मंत्री भी थे। और तस्लीम साहब वहां से मुझको फोन करते रहे और मैं दौड़ दौड़ के जल्दी से जल्दी यहाँ से, बिहार सरकार की नीयत जल्दी नहीं होती है इस इलाके के काम के लिए दिलचस्पी लेने के लिए, यहाँ से भिजवाया। तस्लीमुद्दीन साहब से हम लोगों ने बात किया यहाँ पर। उस वक्त ठाकुर जी भी रहते थे और पूर्णिया के कई समाजी वर्कर रहते थे उनके साथ। वो लोग महानंदा बेसिन पर अक्सर तस्करा करते थे। उस वक्त महानंदा बेसिन के बारे में मैं अवगत नहीं था। हम लोगों ने मालूम किया कि भाई ये है क्या, होना क्या है महानंदा बेसिन में। कहा कि कटाव रोकने के लिए दोनों तरफ हमारे बोल्डर पिच किया जाएगा और सड़क के वहां बगल बगल में उसी बोल्डर पिच पर सड़क बनाई जाएगी और फिर कुछ प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। अगर सैलाब ज्यादा हो जाएगा तो लोग वहां आकर के शरण ले सकेंगे। तो गोया बड़ा अच्छा लगा सुनने में, आपको भी अच्छा लगता है। हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जब बांध वो हो जाएगा, बोल्डर पिच कर दिया जाएगा तो नदी में जो उपड़ा पानी आएगा बह के चला जाएगा। और जब पानी के उतरते हुए जो कटाव होता है तो बोल्डर पिच की वजह से हमारा कटाव रुक जाएगा। तो कौन नहीं, अंधा चाहे चोर चौक, कौन नहीं पसंद करेगा इस काम को? वही तो हम लोग आज चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये सुना, लेकिन इन बेईमानों ने क्या किया, वहां जो बनाया, बोला महानंदा का नदी तो डांस करती रहती है, तो कहीं आधा किलोमीटर कहीं 1.5 किलोमीटर, हमारे वहां इसमें 3 किलोमीटर दूर जाकर के बांध बांधने का फैसला किया है टेढ़ागाछ में रतुआ नदी पर। 1100 लगभग 85 किलोमीटर गंगा बेसिन की दूरियां है। अभी 95 किलोमीटर आपको जो बागडोर से लेकर के वहां तक का है वो काम हुआ है। रतुआ में अभी काम करने के लिए लोगों ने हाथ डाला है। मैं परसों भी शाम को 5 बजे 6 बजे मैं मिला था मंत्री से और लोगों से, तो मैंने कहा तक पहुंचा आप लोगों का महानंदा बेसिन का काम। अल्लाह का शुक्र है, हाजी साहब ने जो आवाज लगाई है, आप लोगों ने समर्थन दिया है। वहां कहना पड़ा कि लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग जरा सोच रहे हैं। ये बात वहां तक पहुंची है, ऐसी बेकार नहीं गई है। लेकिन वो योजना थी क्या? अच्छा, इन बेईमानों का क्या कहना है कि साहब पहाड़ तोड़कर अभी जो बांध बांधने जाएंगे उसमें बड़ा दिक्कत है, पहाड़ तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, सरकारी तौर पर रोक है। लेकिन आप ये बात बताइए, हमारे किशनगंज में पिछला पंचायत के अंदर में कानकी के पास एक बस्ती है, कुछ लोगों का रिश्तेदार भी हो सकता है आपका वहां पर, वो छोटी सी बस्ती है टिटिया के नाम से। और वहां पर मैं एमएलए रहा 2005 में, मैं 2003 वगैरह से देख रहा हूं, भाई जुबेर साहब वहां से आए हैं। वो कितनों बांध आए, कभी महलबारी करती है, कभी पिछला करता है, कभी दौला करता है, लेकिन आज तक टिटिया बस्ती नहीं कटा, सिर्फ इसलिए कि बंगाल के लोगों ने बोल्डर पिच कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि महानंदा नदी की धारा को बोल्डर पिच के जरिए से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वो समझता है कि अगर ये कंट्रोल कर लेंगे तो इस पर ठेकेदारी तो होगी नहीं, इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। हम ऐसी बांध बांधेंगे ताकि आवाम ही उसको कटा दे। तो ये बात बताइए, अभी हमारा मैदानी इलाका है, पानी फैल कर आता है और 2-3 दिन में पानी उतर जाता है। कुछ नीचे की जमीन है तो पानी रुक जाता है, लेकिन 2-3 दिन में इसको कहते हैं क्या कि भाई हमारा घर डूब गया, हमको पैसा दो। तो बोला नहीं, 72 घंटा नहीं हुआ था, फलस फलट था। बेईमानो, जब हमारे यहाँ सैलाब में हमारा घर डूब जाएगा तो पैसा नहीं दोगे, फलस फलट है। और जब बांध बांधने आते हो तो कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे बस्ती को सैलाब से बचाना चाहते हैं। हम लोग का मुतालबा ये है कि सैलाब ये कुदरती आफत है, पानी आएगा बहकर चला जाएगा। मेरे लिए मसला मेरी बस्तियों का कटाव है, मेरी बस्तियों के कटाव से बचाने के लिए किनारे में बांध बांधने का काम करो, वरना हम गर्दन कटा सकते हैं, तुमको बांध बांधने के लिए नहीं दे सकते हैं। ये आज वो इरादा हमको लेना पड़ेगा। अब जानिए क्या होगा उसमें होगा ये कि दोनों तरफ जब बांध बांध दिया जाएगा, जब पूरा नेपाल के तराई से पानी आएगा, और आपको मैंने कई जगह नक्शे भी दिखाए हैं कि आप सिलीगुड़ी जाते हैं, सिलीगुड़ी से पूरब है तिस्ता नहर, तिस्ता का पानी डोक के जरिए से किशनगंज बेलवा के पास आ जाता है। और ये जो परमान नदी है आपकी, ये परमान नदी निकलती है जोगबनी के पास से, सुपौल के बगल से। आप बताइए सिलीगुड़ी से लेकर जोगबनी की दूरी कितनी होगी? 100-150 किलोमीटर होगी ना। वो 100-150 किलोमीटर की सारी नदियां आकर के मिल जाती है रतुआ बेलवा में, मिल जाती है रतुआ आकर के मिल जाती है यहाँ पर कोचाधामन के मजखुरी के पास, बेची मिल जाती है बेलवा के पास, डोक नदी जिससे बालू निकलता है वो आके बेलवा के पास मिल जाती है। और फिर बकरा हुआ आपका,
नूल्हा हुआ, ये सारी नदियां आपकी परमान नदी में धीरे धीरे मिल जाती हैं और ये 150 किलोमीटर की दूरी में होने वाली बारिश, नेपाल का पानी और इन सारी नदियों का पानी आकर हमारे अमौर में बेलगच्छी के पास आप खड़े हो जाइए तो बेलगच्छी के पास परमान, 5 किलोमीटर पूरब आपका कनकई, वहां से 5 किलोमीटर सिरसी में आपका महानंदा, यानी 150 किलोमीटर का पानी 10 किलोमीटर में आ जाता है। ठीक आप आम का दरख्त देख रहे हैं ना, गोया धर हम है और टेनिया चारों तरफ फैले हुए हैं। ये बात बताइए कि इस बांध के जरिए से इतना बड़ा क्षेत्र का पानी रुकेगा? वैसे पानी आता है तो कहीं कमर भर कहीं गला भर पानी चला जाता है, लेकिन जब बांध दिया जाएगा तो वो पानी जो आएगा तो उस बांध के अंदर जितनी बस्तियां होंगी वो बस्तियों में आपका भीटा नहीं बल्कि घर डूब जाएगा। और जब घर डूब जाएगा तो अपने घर को बचाने के लिए कोई न कोई भाई, सरकार का कौन सी भाई सुख होगा, जाके 2 कोदाल काटा जहां किसी बांध को, उस बांध के पीछे जो बस्ती होगी वो बस्ती भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये लोग चाहता ही यही है कि हम ऐसा काम करें कि जनता उसको खुद ही बर्बाद कर दे ताकि ठेका का पैसा हम निकाल लें। और फिर एक दूसरी बात कि जब पानी इतने खेतों में आ जाएगा, जब बांध रहेगा, स्लुइस गेट कहां काम करेगा कहीं नहीं करेगा उसका, तो हमारे इन खेतों में जो पानी जमा होगा, नदी में पानी उतर जाने के बाद हमारे खेत का पानी जाके नदी में उतर जाता है, वो पानी भी उतरने में उस वक्त दिक्कत हो जाएगी, आपकी फसल सड़ जाएगी। और अगर 1 साल टिक भी गई बांध, तो जब इतना बड़ा पानी का जमाव होगा, जब वो पानी का लेवल डाउन होगा तो कटाव 4 गुना ज्यादा हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारी मिट्टी कमजोर है। तो इसलिए ये कहीं से भी, और अभी जो भाई साहब को मैंने कहा था पिछले दिनों में, ये तो एक मुसीबत है ही, एक दूसरी मुसीबत भी आ रही है। दूसरी मुसीबत यह है कि सुपौल का आदमी बना जल संसाधन मंत्री यादव जी हमारे, और अभी झा जी है वहां से मधुबनी से, इन लोगों को जो परेशान कर रहा है कोसी का, तो आपको याद है ना कोसा बांध टूटा था, ये लोग क्या कह रहा है, कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी को मेची से जोड़ने का। क्यों जोड़ते हो मेची से? जो कुछ हमारे यहां है, हाई डील तो बना नहीं रहोगे, बिजली बनेगी, बोलते हो सर्वे करा के, बोले इधर सुटेबुल नहीं है। सुटेबुल कहां? सुपौल में है। सुपौल में चूंकि सरकार का मंत्री बसता है तो सुपौल में उसने बना लिया बिजली का घर, और हमारे यहां कहीं भी बोले नहीं इधर बनने के लायक नहीं है। तो इधर बनने के लायक नहीं है तो खाने का दस्तरखान उधर बनेगा और पाखाना का घर मेरी बस्ती में बनेगा। ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। उस योजना के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि मुखालिफत करेंगे। क्या होगा? जब उधर ओवरफ्लो होगा तो मेची में आपका पानी छोड़ दिया जाएगा ताकि डूबने में आप रहिए, वो सूखा में रहे। इस इलाके के साथ हमारी जो कहिएगा कि मैं राजनीति करता हूं, मेरे भाई मैं अपने खुदा को गवाह रख करके कहता हूं, राजनीति करता तो मैं मंत्री बनकर अभी आपके सामने में रहता, एक गली गली नहीं फिरता। एक ही डर है कि इन बेईमानों ने दिल्ली और पटने में बैठकर हमारे समाज को तबाह बर्बाद किया है। मैं सर्टिफिकेट लेकर आया हूं आज, मुझे माफ करेंगे और कह लेने देंगे। अगर सीमांचल के लोगों का दर्द आपके सीने में है, यकीनन रुकनुद्दीन साहब के सीने में होगा, यकीनन आज सुभान साहब के सीने में होगा, महबूब भाई आए होंगे। अभी जाति आधारित गणना हुई है ना, मास्टर साहब घर घर गए थे, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि कितना बेईमानी हमारे साथ हुआ है। बिहार की आबादी हो गई 13 करोड़। कितना? 13 करोड़। 13 करोड़ में अनुसूचित जाति हारी हरिजन जो भाई हमारा है, दलित भाई हमारा है, उसकी आबादी हो गई है 2 करोड़ 56 लाख। कितनी? 2 करोड़ 56 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जो भीख मांगता है कटोरा लेकर, वो भी जो कटोरा खरीदता है उस कटोरे में भी सरकार आधा टैक्स लेती है। 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 50 रुपए उस पर टैक्स है। टैक्स हटा ले तो सामान आधा हो जाएगा। हमको कोई सरकारी नौकरी नहीं, हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं, लेकिन हमारा बच्चा दिल्ली में पत्थर तोड़कर, पंजाब में जाके मजदूरी करके, जाकर के सऊदी अरब में जाके कमा के आता है और उससे हम टैक्स देते हैं। इस टैक्स के नतीजे में बिहार सरकार की सरकारी नौकरी है 20,49,370। ये बात बताइए, टैक्स देने में अगर हम बराबर थे तो नौकरी भी हमको बराबर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन आपको मैं आईना दिखाता हूं, मैं किसी जाति को मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। इस देश में बस रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम आपस में भाई भाई हैं। तो एक माँ के सभी बच्चों को माँ सही तौर पर अपनी जो माँ होगी वो सब बच्चों के साथ प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा लंगड़ा लूल्हा बीमार हो, माँ उस पर ज्यादा तवज्जो देती है। बिहार सरकार के जिम्मेदारों, दिल्ली सरकार के जिम्मेदारों, सबसे गरीब हमारा सीमांचल है, सबसे गरीब आज मुसलमान हो गया है।
तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने क्या जुल्म किया है, आज उसकी गवाही तुम खुद दे रहे हो कि इस 13 करोड़ आबादी में 20,49,370 जो सरकारी नौकरी है उसमें बड़म्मन भाई को हिस्सा से ज्यादा 74,000 उनका हिस्सा होता है। 46 लाख उनकी आबादी है, उनको 1,72,000 नौकरी मिलती है। भूमिहार भाइयों की हिस्सेदारी होती है 58,000, उनको नौकरी मिलती है 1,80,000 और मुसलमानों का हिस्सा होता है 3,66,000 और मुसलमानों को मिलता है 1,72,000। 1,95,000 नौकरी हमारी छीन ली इन बेईमानों ने। मालूम है अगर इस 1,95,000 लोग सरकारी नौकर होते, आज अगर हमारा भी कोई बेटा, हमारा भी कोई भाई पटना के इंजीनियरिंग में होता तो ये गलत योजना हमारे लिए नहीं बन पाती। इस 1,95,000 में अगर हमारा चपरासी होता, किरानी होता 1,80,000 तो 10,000 15,000 हमारा ऑफिसर भी होता, आज हमको तेल लगाना नहीं पड़ता, आज ऑफिसर में बैठकर हमारा काम करता। लेकिन हमारी उधर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, उनका भी कितना सोहन दोहन हुआ। हमारे बस्तियों में लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद के झगड़े, अरे मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, पुजारी बन जाओ, अच्छा हिंदू बन जाओ, अच्छा हिंदू की जरूरत है देश को, अच्छा मुसलमान बन जाओ, देश को जरूरत है। हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश को लड़ने की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ, उनकी आबादी 2,56,000, उनकी नौकरी में होती है 4,02,000 हिस्सा, उनको मिला 2,91,000। 1,11,000 नौकरी हमारे उन भाइयों का भी, दलितों का भी लूट गया इन बेईमानों ने। कहां है आप खड़े, जरा देखिए। मंत्रालय में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हमारे लिए भला नहीं सोचते। अभी एसडीओ की तहरीक चलती है यहां सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सुरजापुरी की आबादी कितनी, 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी कितनी 39,000 और नौकरी मिली कितनी, सिर्फ आपको 15,000। आपकी नौकरी यहां भी छीन ली बेईमानों ने। चलिए हमारे सिरसा भाइयों की आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 21,000 मिली, उनको 5,500। हमारे कुलिया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 19,000, उनको नौकरी मिली 6,000। ये बेईमान सिर्फ यही नहीं कि सैलाब के जरिए से हमको तबाह करना चाहते हैं, बल्कि हमको नौकरी से महरूम रख करके भी हमारे हाथों में कटोरा देना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर हिम्मत है हमारे, अभी मैं सुना हूं आप कह रहे हैं आड़ी देने की जरूरत, तो ओठो बैल आपका कोरिया है, उसको आड़ी दीजिए। जो लड़ता है उसको नहीं दिया जाता, और अस्तोड़ी माल लड़ने ही के लिए आया है। मैं खुद नुमाई नहीं करता, लेकिन अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ज़कात दूंगा, अगर लड़ा हूं तो उसकी गवाही दूंगा। पहले अभी हाजी साहब महागठबंधन हुकूमत है और इस इलाके का सारा एमएलए महागठबंधन में है। एक मैं ही गुनाहगार हूं जो पागल की तरह इधर उधर फिरता हूं। अगर ये सारे गठबंधन के एमएलए चाहे कि मुख्यमंत्री जी अगर ये योजना आपने रोका नहीं तो किशनगंज की जनता काला झंडा लेकर इंतजार करेगी, आपको जाने का मौका वहां पर नहीं मिलेगा, तो इनको कल ही करना पड़ेगा। अलीगढ़ की तहरीक हम लोग चलाए थे और उस जमाने में जरा हाई साहब बैठ के रहते थे, हम कहते थे चलिए भैया दौड़ना पड़ेगा। अरे मेरे को काहे दौड़ाते हैं भाई, हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके चलते हैं अभी। तो मैंने कहा दौड़िएगा तो सेहत अच्छी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब दौड़े हैं तो सेहत भी अच्छी हो गई है। और अलीगढ़ का मामला क्या है, मौलाना मरहूम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे और हम असेंबली में 3 साल से लड़ रहे थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक ऐसी कोई तहरीक नहीं उठी। 3 साल तक दिल्ली और पटना की सरकार जमीन नहीं देती थी। हमारे कुछ जदयू के भाई हैं, वो महानंदा में डुबकी लगा करके अलीगढ़ का तख्ती उठाते थे और क्या कहते थे कि सरकार ने तो जमीन दे दी है। तो मैंने कहा अकल के अंधे ये तहरीक क्यों उठी है? जो लोग कल तक अलीगढ़ की मुखालिफत कर रहे थे, आज अलीगढ़ के नाम पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसका? ये आपकी देन है। हम लोगों ने एक नारा दिया था कि अलीगढ़ के लेने दोगे जमीन तो नीतीश कुमार सीमांचल में पांव रखने की नहीं देंगे तुमको जमीन। नतीजा क्या हुआ? अलीगढ़ के लिए जमीन भी दिया, और जब अलीगढ़ के मामले में सरकार बदनाम हुई तो क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम आपका एक कॉलेज भी आपको मिला। इसमें भी हम लोग ये नारा देंगे कि अगर हमारे बांध में हम योजना की मुखालिफत नहीं कर रहे, हम योजना चाहते हैं कि इस योजना के जरिए से, अरे कहेगा कि आप लोग इंजीनियर हैं। मैंने कहा मैं इंजीनियर नहीं हूं, मकान नहीं बना सकता हूं। अब मकान जो टूट गई है उसकी दीवार को देखने के लिए भी इंजीनियर बनने की जरूरत है। मैं डॉक्टर नहीं हूं कि बीमार का इलाज कर सकता हूं।
लेकिन जिसका दम फूल गया है, सांस उजड़ गया है, कहिएगा कि कैसे आप कहने डॉक्टर है क्या? अरे इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है, बीमारों की बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुमने गलत योजना बनाया है, हम ये जानते हैं। मैं पैदा हूं यहाँ पर, यहाँ की नदियों की लहरों को मैं जानता हूं कि अगर ये योजना बन गई तो ये इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले कि हम बहकर मर जाएंगे, हम सड़क पर दबकर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इस योजना को जमीन पर उतरने नहीं देंगे। आप जानते हैं सुरजापुरी का, लेकिन एक बात है, सुरजापुरी कौम के बारे में हम लोग को अच्छा अंदाजा है। एक मरतबा हम लोग वहां किए थे, हमारी एक बेटी थी, उसके बुरके को पुलिस वालों ने तार तार कर दिया था। मैं नए नए एमएलए बना था कोचाधामन में, और नतीजा ये हुआ कि लोगों को बुलाया कि चलो बैठेंगे, दारोगा से हिसाब किताब करेंगे। भीड़ आ गई, कोई पुलिस का बंदूक छीनता है, कोई एसपी डीएसपी की गाड़ी को धकेल रहा है, बर्दाश्त किया। लेकिन जब पुलिस की डंडे चले तो भगदड़ किधर भागी, सुरजापुरी का कोई पता नहीं था। मेरे भाई, तो हम लोग जोश में जल्दी आ जाते हैं, और ये बात जान लीजिए, जो जल्दी जोश में आ जाता है, फूट का पानी पहले गर्म हो जाता है, केतली का पानी पहले बहुत गर्म हो जाता है, लिया का और बड़े डेग का पानी देर से गर्माता है, और जो देर से गर्माता है वो देर से ठंडा होता है, और जो जल्दी गर्माता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं भी आपका भाई हूं, आपका खून मेरे खून में है, कि हम लोग गर्माते बहुत जल्दी है, लेकिन ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर ठंडे हो गए, तो अभी वो पढ़ रहे थे हमारे भाई जुबेर साहब, शेर बुढ़ा भूल गए थे कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचाते क्यों? अगर मुंतशिर है आप, अगर आप लड़ने का आप नहीं रखते, आप जानते हैं लोग कहते हैं कि साहब पहाड़ टले लेकिन मोदी नहीं टले। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या हुआ मोदी का? बच्चा से बदमाशी करता है नहीं कि थूक चटवाता है, वही असर हुआ मोदी का। किसान वाला बिल जब लेकर आया तो आपके दिल्ली के, यूपी के, हरियाणा के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर को जाम किया कि नहीं किया? कितना दिन जाम किया? जी लड़का से दिल्ली जाते हो, कितना दिन जाम किया याद है किसी को? आए? 1 साल नहीं, 13 महीना, 1 साल से ज्यादा, 13 महीना। और कितने लोगों की लाश निकली वहां से पता है? 700 लोगों की लाश निकली। तो वो इतना अमीर है, जिसका घर देखेगा तो टोपी गिर जाएगी। वो किसान आके वहां धरना दिया, लेकिन हमारे बड़े लोग उला धरना जम उठवाते ना हमारा मियाँ, अरे नेता लग को काम नहीं मिलो। मैं कह रहा हूं कि नेता को वोट की जरूरत है, घटवाल को, मुस्ताजिर को तुम्हारे धान की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी माँ उस पार बीमार पड़ी है, तुमको भी पार उतरने की जरूरत है। जब तक ये समझोगे कि सिर्फ नेता की जरूरत है, तो वो कौम कभी तब्दील नहीं हो सकती। वो कौम जो अपने अमीर की अताअत करेगी, वही कौम दुनिया में कामयाब हो सकती है। हम आज भरी सभा में कह रहे हैं, जिस खुलूस के साथ, जिस पायदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ भाई जनाब हाजी सुभान साहब, उनकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, बल्कि उनकी पार्टी के तलवार में मेरा खून का दाग अभी भी ताजा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके कंधे से कंधे मिलाकर आज लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूं कि मामला किसी पार्टी का नहीं है, सीमांचल की आने वाली नस्लों का है, इसलिए हम इत्तेहाद का सबूत देंगे। अभी आपको पता होगा कि राजद के और कांग्रेस के कुछ नेता जो चुने हुए एमएलए हैं, एमपी हैं, उन लोगों को अभी ये तो बात समझ में नहीं आई। अच्छा किया हाजी साहब ने ऐलान भी कर दिया, भाई साहब को कहेंगे कि 5 लाख नहीं 25 लाख कर दीजिए हाजी साहब, उनका दादा भी आकर के आपको नहीं समझा सकेगा कि इस बांध से फायदा होने वाला है। ये सब बुद्धू मियां बोलता है नहीं नहीं ये सब बांध से फायदा होगा, आप लोगों को पता नहीं है। आप जिसको पता ही नहीं है, जिस नाबीना को बैल बंधे हुए बथान का बैल नजर नहीं आता है, ईद का चांद वो देख पाएगा क्या? तो नहीं देख पाएगा। तो वही सब नाबीना से बोलता है कि फायदा होगा। अरे अहले बीना, तुम दिलो दिमाग की नजरों से देखो कि सरकार तुम्हारे रोजगार के लिए संजीदा नहीं है, तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए संजीदा नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं हाजी सुभान साहब को, आपने लड़कर के यह अनुमंडल बनाया, आज तक आपका हॉस्पिटल अनुमंडल का लायक नहीं बना, आज तक सारी फैसिलिटीज नहीं मिली, आज तक अनुमंडल में आज भी बच्चों के पोस्टमार्टम करने के लिए मां रोती है, 3 दिन लग जाता है, नहीं बना। ये लोग पटने में बैठकर हमें हिस्सा नहीं देने चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, एक आलिम आए थे अभी कई दिन पहले किशनगंज, कहा के बुद्धू मियां कहते हो कि कयादत दिल्ली में बसती है, कयादत दिल्ली में नहीं बसती है, नेतागिरी दिल्ली में नहीं बसती है, सरकार दिल्ली में नहीं बसती है, सरकार तो तुम बनाते हो, सरकार तुम्हारी बस्ती में बसती है, कयादत तुम्हारी बस्ती में रहती है। आइए हमारा एक बार मुत्तहिद होकर इस बात का फैसला लें
कि हम सात पात से ऊपर कर, हम पार्टी के झंडों से ऊपर उठकर हम लोग लड़ेंगे साझा तौर पर। भाई जनाब महबूब साहब कांग्रेड जो हमारे यहाँ बलरामपुर के बड़े बहादुर एमएलए हैं, हर बात में लड़ते हैं और इस वक्त सरकार में भी है। हम समझते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से और सीमांचल के उन तमाम लोगों की तरफ से जो बांध निर्माण रोको आंदोलन में शामिल है, उनका इनकलाबी खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं आखिर में आपसे जुदा होते हुए कहूंगा कि जमात बगैर अमीर के नहीं, अमीर बगैर जमात के नहीं और जमात बगैर अताअत के नहीं। तो मैं आज ऐलान करता हूं, भाई हाजी अब्दुल सुभान साहब रात के 12 बजे अगर अख्तुल ईमान को हुक्म दे, अमीर का मतलब क्या जाए, इमाम साहब अगर जाए, गरीब का बेटा अगर इमाम हो जाए और एमएलए साहब मंत्री जी उसके पीछे नमाज पढ़े तो अगर भदवार बेटा पीछे होती मैं रुकू सजदा करूं क्या? अरे रुकू सजदा तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, रुको सजदा तुम अपने खालिक के लिए कर रहे हो। आज जो लड़ाई लड़ रहे हो हाजी सुभान साहब के लिए नहीं लड़ रहे हो, अपनी नस्लों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि रात के 12 बजे भी कहे कि अख्तुल ईमान महानंदा रोको आंदोलन में आना है और तुमको महानंदा नदी के किनारे पे या पानी में जाके खड़ा होना है। अख्तुल ईमान इस बात का ऐलान करता है और आपसे भी ये गुजारिश करता हूं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी गलत योजना को डंडे लाठी की चोट पर हमारे यहाँ कोई नाफिज कर देगा। गया वो दौर सरमायादारी गया, देखा कर तमाशा मदारी गया। अब सीमांचल बदल गया है, सीमांचल के नौजवानों की आंखों में इनकलाब की चिंगारियां हैं। जो हमसे टकराएगा वो पास पास हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। सलाम अलैकुम आदाब। अभी आपके बीच हमारे बहुत ही क्रांतिकारी नेता और सरकार में शामिल अपने विधायक दल के नेता जनाब महबूब आलम साहब हमारे बीच हैं। अब उन्हीं की तकरीर होगी। महबूब आलम साहब का खैर मकदम है, सब कोई ताली बजाकर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महबूब आलम साहब जिंदाबाद, हाजी सुभान जिंदाबाद। हाँ, आप लोग इत्मीनान हो जाइए। आप अभी अख्तर भाई को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे। अब आप हमारे बीच जनाब महबूब साहब बारसोई विधायक पहुंच चुके हैं। अरे भाई अब मत दीजिए ना फिर